हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे अपने जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें एक एडिटोरियल आया हुआ है और उस एडिटोरियल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो एडिटोरियल क्या है वो देखते हैं। देखिए आइए, एडिटोरियल में रोहिणी आयोग है उसके बारे में बता रखा है। तो अपन देख लेते हैं एडिटोरियल में क्या है, एक बार देख लीजिए आप। अपन चर्चा करेंगे कि एडिटोरियल में किस लिए रोहिणी आयोग की स्थापना की गई थी और रोहिणी आयोग है क्या। देख लीजिए, ये बता रखा है कि रोहिणी आयोग की स्थापना वो ओबीसी में जो जातियां हैं उनको किस तरह से आरक्षण मिल रहा है उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। और बता रखा है 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह बताती है कि ओबीसी के अंदर 2600 के करीब जातियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। और ये जो बता रखा है 27% अपने को आरक्षण जॉब में और एजुकेशन में जो मिल रहा है वो किन लोगों तक पहुंच रहा है, किन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, यह आयोग। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने देख लिया एडिटोरियल में क्या जानकारी थी। कुछ खास जानकारी नहीं थी, बस चर्चा का एक विषय था रोहिणी आयोग के बारे में। तो देखते हैं रोहिणी आयोग है क्या। रोहिणी आयोग, ये जस्टिस रह चुकी हैं, ठीक है दोस्तों, रोहिणी जी, इसलिए रोहिणी आयोग है। तो इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इनको कार्य सौंपा गया था कि जो ओबीसी है यानी अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके अंदर जो जातियां हैं उनकी समीक्षा करनी है कि उनको आरक्षण कहाँ तक मिल रहा है या कहाँ तक, मतलब जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी समीक्षा करनी थी इस आयोग को। और सुझाव देना था कि यह आरक्षण किन लोगों को मिलना चाहिए, यानी ओबीसी में भी क्या करना है, डिवीज़न करना है आरक्षण का। तो इसलिए आयोग का गठन किया गया था। तो अपन सबसे पहले तो बैकग्राउंड की, तो आरक्षण का बैकग्राउंड क्या है वो देखते हैं। अपने संविधान में आर्टिकल है 16, वह क्या कहता है वह देखते हैं। देखिए आर्टिकल 16 की क्लोज 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है दोस्तों, बता देता हूँ। 1 में ये कहा गया है कि कोई, मतलब राज्य के अंदर कोई पद के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। सेकंड में ये बताया कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरे में यह बताया कि संसद कानून बना के और जन्म स्थान से संबंधित कानून बना सकती है। यानी तीसरे में एग्जाम्पल पे देखें तो अपन ये है कि जैसे किसी राज्य के जो गवर्नमेंट फॉर्म निकलते हैं किसी राज्य की सेवाओं में, तो वो यह कर देते हैं कि इन फॉर्मों को अप्लाई करने के लिए वह उस राज्य का नागरिक होना चाहिए। तो मतलब वह उस जन्म स्थान का एक प्रावधान कर दिया है पद के लिए। तो ऐसे ये एक अपवाद है क्लोज 2 का। तो अपन क्लोज 4 की बात करते हैं। क्लोज 4 क्या कहती है? 16 की क्लोज 4 ये कहती है कि राज्य पिछड़े हुए वर्ग, यानी पहले तो पिछड़े हुए वर्ग और फिर वर्ग के अंदर लोग, तो पिछड़े वर्ग की जांच करेगा सबसे पहले और उस पिछड़े वर्ग को आरक्षण देगा। यानी थोड़ा रिलैक्सेशन बोलते हैं ना किसी चीज़ में, तो वह आरक्षण देगा। किस चीज़ में देगा? शिक्षा में और कार्य में। तो यह व्यवस्था अनुच्छेद 16 की क्लोज 4 में बताया गया है कि आरक्षण का प्रावधान 16 की 4 में है। ठीक है दोस्तों, तो आरक्षण का प्रावधान किस में है? 16 की क्लोज 4 में। तो यहाँ से आरक्षण शब्द का उपयोग हुआ, प्रयोग लिया गया है, आरक्षण शब्द का प्रयोग यहाँ से हुआ है। तो आरक्षण शब्द का प्रयोग 16 की क्लोज 4 से हुआ है दोस्तों। तो इस आरक्षण में बताया गया है एक वर्ग, एक नया शब्द आया क्या? पिछड़ा वर्ग। ठीक है दोस्तों, बताया गया है कि पिछड़े वर्ग को क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण भी पहले तो जांच की जाए कि ये पिछड़ा वर्ग है कौन, और दूसरा यह है कि इन पिछड़े वर्ग में उन लोगों की जांच किए जाए जिनकी मतलब पहुंच नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहुंच से जैसे समझते हैं अपन, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे एंग्लो इंडियन का नहीं था तो एंग्लो इंडियन को जोड़ दिया गया था उनका प्रतिनिधित्व नहीं होने का। तो वैसे ही एक तो ये देखना है कि पिछड़े वर्ग में आएंगे कौन कौन, और दूसरा ये कि उन लोगों का प्रतिनिधित्व है या नहीं शिक्षा में या फिर कार्य में। तो इन सब की जांच करने के लिए अब यह प्रश्न उठ के आता है कि पिछड़ा वर्ग है कौन, पिछड़ा वर्ग है कौन, मतलब पिछड़े वर्ग में कौन कौन आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, अभी यह क्वेश्चन उठता है। तो ये आरक्षण का प्रावधान अपने आर्टिकल 16 में बताया गया है, 16 की क्लोज 4 में। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं अपन आगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए अपने पास प्रश्न क्या है
कि पिछड़ा वर्ग है क्या, या फिर पिछड़ा वर्ग में कौन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1953 में काका कालेकर की समिति, एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का प्रथम प्रयास था, उस समिति ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्तों, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ से, 1953 में काका कलेर की समिति से। तो इस आयोग की जो समीक्षा थी उसमें यह बताया गया था कि यह जो मतलब जातियों के अंदर जो बंटवारा किया जाएगा वह आय के हिसाब से किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में इस सिफारिश को नहीं माना गया, तो यह आयोग क्या हो गया, इसकी सिफारिश हो गई कैंसिल। फिर दूसरा कब आया था, 1979 में। ठीक है दोस्तों, ये था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। कार्य क्या करना था, कार्य यही करना था कि पिछड़ा इस वर्ग में, पिछड़े वर्ग में कौन आएगा, यही कार्य इस आयोग को करना था। और ये अध्यक्षता में किसके हुआ था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जो आरक्षण है वो किस हिसाब से शिक्षा में और कार्य में दिया जाना चाहिए, और आरक्षण का जो बेस है, जो आरक्षण दिया जाएगा वो जातियों के आधार पर दिया जाना चाहिए। इसने यह सिफारिश की थी कि आरक्षण है वो जातियों के हिसाब से मिलना चाहिए। ठीक है, तो जाति को बेस मानकर आरक्षण हमें प्रदान करना चाहिए, यह इसने सिफारिश की। इसकी रिपोर्ट आई 1980 में। ठीक है दोस्तों, 1980 में आई। फिर 1990 में यह मान ली गई, यानी स्वीकार कर ली गई। और वहाँ से क्या हुआ, 27% का आरक्षण शिक्षा में हमें मिलने लगा। ठीक है दोस्तों, तो 27% के आरक्षण की मंजूरी दे दी गई 1990 में। अब इसके बाद में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है और उसने यह सिफारिश की कि जाति के हिसाब से तो सही है, लेकिन आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से मतलब जैसे किसी की सैलरी कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से, तो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं ना, उनको भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए अतिरिक्त। तो यह पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय यह सिफारिश की गई थी, लेकिन इस सिफारिश को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया था, यानी स्वीकार नहीं किया गया। अब इस सिफारिश को कब स्वीकार किया गया था, 2019 में, फरवरी 2019 की बात है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 10% आरक्षण है वो 103वां संविधान संशोधन था, वो करके और 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, तो फरवरी 2019 में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया जाने लगा। यह था मामला आरक्षण का दोस्तों। अब 1992 में एक इंदिरा बनाम आता है, या फिर कोई केस पे बात करते हैं, जैसे कोई केस है इंदिरा बनाम के नाम से, तो उस पे बात करते हैं। 1992 में इंदिरा बनाम का केस आया था, उसकी क्या सिफारिश थी। अभी अपना क्वेश्चन पहला हो गया कंप्लीट कि पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन आएगा, जातियों के हिसाब से बंटवारा किया जाएगा, 27% का आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, और अभी बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंदिरा बनाम भारत संघ। बनाम का मतलब वर्सेस से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक केस था या फिर कोई मामला समझ लेते हैं। तो इस मामले ये इंपॉर्टेंट है, किस लिए देखते हैं। देखिए, इसने ये कहा था कि आरक्षण है वो किसके हिसाब से, जाति के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, मान ली गई ये बात। दूसरी बात यह कही गई 50% से आरक्षण किसी भी कास्ट को नहीं मिलना चाहिए, किसी भी वर्ग को नहीं दिया जाएगा, किसी भी जाति को नहीं दिया जाएगा। तो 50% से ज़्यादा किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये बात मान ली गई। उसके बाद में ये कहा गया था कि एक बात करते हैं क्रीमी लेयर की। यहाँ से यह शब्द बन के आया था 1992 में। अपन देखें क्या होता है। एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया था और एक आया था प्रमोशन का। ये कहा गया था कि प्रमोशन में कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यह बात भी मान ली गई थी। और एक दोस्तों एक आया था बैकलॉग का सिद्धांत, ये देखेंगे अपन क्या होता है। तो ये की निकल के आई थी कहाँ से, इंदिरा बनाम भारत संघ से।
तो ये मान ली गई जाति के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है, वो देख लिया। 50% से आरक्षण ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं अपन सबसे पहले प्रमोशन पे। तो यह व्यवस्था दी गई थी कि 1900 कब दी गई थी, 92 में, कि प्रमोशन मतलब प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। उसके बाद में क्या हुआ, 77वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया था कि एसटी और एससी वर्ग को आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। तो 77वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, आरक्षण की व्यवस्था प्रमोशन में भी लागू कर दी गई। उसके बाद में 85वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि ये जो प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा ना, ये आरक्षण होना चाहिए किसका, सीनियरिटी का, ठीक है दोस्तों। तो सीनियरिटी का होना चाहिए, यानी अपने ऑफिस में कोई काम करता है, 25 लोग हैं, 25 में से किसी की अभी जो सीनियर है अपने पद पर, ना कि एज में, जो अपने पद पर सीनियर है उसका आरक्षण कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा, ये बताया गया था 85वें संविधान संशोधन से। अभी बात करते हैं अपन इस कीवर्ड की, क्रीमी लेयर की। ये क्या है, क्रीमी लेयर कहते किसे हैं, देखिए क्रीमी लेयर उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कहा है जो मतलब समृद्ध और संपन्न है, इनको रिच बोल सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो जो रिचेस्ट हैं उनको क्रीमी लेयर कहा है और उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की थी कि उन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। वैसे देखिए बात करते हैं अपन क्लास ए के जितने भी कर्मचारी हैं और क्लास बी और फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो क्या हैं जस्टिस, ठीक है, न्यायाधीश हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मतलब ये सब बताया गया था, अपन देख लेते हैं। देखिए ये सब हैं और इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इनको क्रीमी लेयर बताया गया है। जी दोस्तों, अपनी अगली कीवर्ड है बैकलॉग की। बैकलॉग इन्हें कहा जाता है, जैसे बैकलॉग का मतलब ये होता है कि अभी किसी वैकेंसी के फार्म निकलते हैं और फार्म में ये बता दिया गया था कि ओबीसी में 1000 पद हैं, ठीक है दोस्तों। अभी इस वैकेंसी में 1000 पद हैं ओबीसी के लिए, उन पदों की संख्या में 500 भरे गए और 500 रह गए, ठीक है दोस्तों। तो 1000 पद थे टोटल ओबीसी के लिए और कितने भर दिए गए, 500, तो बच्चे कितने, 500, ठीक है। अभी अगले वर्ष वह भर्ती आती है, अगले वर्ष या फिर सेकेंड टाइम फिर से आती है तो फिर से 1000 आएंगे और उन 500 जो बचे हुए थे उनको जोड़ दिए जाएंगे। अभी दोस्तों अगर इनमें से भी 500 ऐड हुए, मतलब 500 ही ओबीसी के कैंडिडेट इनमें गए और बाकी के जो बचेंगे कितने, 1000, उनको अलग वर्ग में बांट दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली बार नहीं बांटा जाएगा, दूसरी बार अगर वह रिक्त नहीं भरे जाएंगे तो उनको अदर क्लास के लिए बांट दिया जाएगा। यह बैकलॉग का सिद्धांत है, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं अपन रोहिणी आयोग की। तो आवश्यकता क्यों पड़ी रोहिणी आयोग को बनाने के लिए। और दोस्तों ये जो अपना आयोग है कौन सा, ये अपन चलो बाद में बात करेंगे। अपन अपना क्वेश्चन लेते हैं अगला, कौन सा, रोहिणी आयोग की ज़रूरत, यह लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन, रोहिणी आयोग की ज़रूरत क्यों। तो देखिए दोस्तों, अपने संविधान का जो अनुच्छेद है 240, पढ़ लेना गूगल पे या कहीं पे भी, 240 देखते हैं क्या कहता है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 240 ये कहता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए राष्ट्रपति उनकी जांच करवाए या समीक्षा के लिए किसी आयोग की स्थापना करे। तो 240 क्या कहता है कि शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए राष्ट्रपति यह व्यवस्था करे कि उनको जो आरक्षण मिल रहा है, जो व्यवस्था मिल रही है, वह मिल रही है या नहीं मिल रही है, पहुंच के बारे में। तो इसलिए क्या है, आयोग की व्यवस्था करता है कौन, राष्ट्रपति। तो वहाँ से क्या किया गया, रोहिणी आयोग की स्थापना की गई कि यह आयोग होगा और यह समीक्षा करेगा। तो यहाँ से रोहिणी आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। कब हुई थी, 2017 में, ठीक है दोस्तों। 2017 में स्थापना हुई थी ओबीसी में भी कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है दोस्तों।
तो रोहिणी आयोग की स्थापना ओबीसी में भी कैटेगराइज करने के लिए 2017 में स्थापना हुई थी, लेकिन रोहिणी आयोग ने अभी तक यह कार्य नहीं किया था 2017 से अब तक। लेकिन इसको रिपोर्ट इसका कार्यकाल 14वीं बार बढ़ाया गया था। ठीक है, 14वां कार्यकाल था दोस्तों ये, यानी इसके कार्यकाल को 14 बार बढ़ाया गया और बढ़ा के ये कहाँ तक आ गया, 31 जुलाई 2023 तक। यहाँ पे इसका जो 14वां कार्यकाल हुआ ख़त्म होना था, तो 14वें कार्यकाल के अंदर 31 जुलाई 2030 के अंदर इसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। रिपोर्ट में यह बताना था कि किन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिल रहा। खास करके अपन किसकी बात करें, ओबीसी में। ओबीसी में किन जाति को आरक्षण मिल रहा है, किन को नहीं मिल रहा, और अभी जो आरक्षण की व्यवस्था है वह किस प्रकार से की जानी चाहिए। हालांकि रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई, लेकिन रोहिणी आयोग ने यह दावा किया है कि हमने जो कार्य आपने सौंपा था वह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तो अभी रिपोर्ट सौंपना है वह बाकी है। तो हालांकि अभी देखते हैं किस हिसाब से कब यह कार्य लागू होगा और कब से इस रिपोर्ट के जो भी प्रावधान हैं वो किस हिसाब से अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह था रोहिणी आयोग। एक बात बताना चाहता था कि अपना ये जो आयोग है ओबीसी का, यह तो अपना ओबीसी है। देखिए दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग, बस ये क्या है, सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग। अब इस वर्ग के जो भी विशेष कार्य हैं वो कौन करेगा, आयोग। तो क्या मिला, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यह आयोग अपने जो जितने भी ओबीसी के अंदर जो स्कीम लागू की जाती हैं, जो आरक्षण दिए जाते हैं, किनको मिलते नहीं मिलते हैं, उनकी समीक्षा करता है। उस समीक्षा को सरकार के पास भेजता है। तो ये कार्य कौन करता है, अपने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसी क्या बता रहा था मैं, ये है 338 ब में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान का अनुच्छेद 338 बी या ब जो भी है उसमें अपने को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग देखने को मिलेगा। ये है एक संवैधानिक क्या है, बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये बताना है कि यह संवैधानिक स्टार्टिंग से था, मतलब जब इसकी स्थापना की तब से यह संवैधानिक था या उसके बाद संवैधानिक का दर्जा दिया गया, और दिया गया तो आप कमेंट करके बताइए कि कब दिया गया। ठीक है दोस्तों, यह था जस्टिस रोहिणी आयोग के बारे में इन्फॉर्मेशन, और आगे भी अपन ऐसी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।